हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। मतलब मॉडर्न अप्रोचेस का जो इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये दो अप्रोचेस आती हैं मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर। तो इन दोनों अप्रोचेस को हम डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अप्रोचेस क्या होती हैं। तो अप्रोचेस एक तरीका होता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग तरीका है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का। कोई मॉडर्न अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है, कोई ट्रेडिशनल अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस होंगे। मैं जहाज़ से दिल्ली जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से दिल्ली जा सकता हूँ, मैं बस से दिल्ली जा सकता हूँ। तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। जहाज़ से जाऊँगा तो टाइम कम लगेगा लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर ट्रेन से जाऊँगा तो उसके अलग फ़ायदे नुकसान हैं, और बस से जाऊँगा अलग फ़ायदे नुकसान है। लेकिन डेस्टिनेशन तीनों की एक ही है कि मुझे दिल्ली में ही जाना है, मुझे दिल्ली ही लेके जाएंगी जो तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के भी अलग अलग तरीके हैं। अपने अपने तरीके से अलग अलग स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ट्रेडिशनल अप्रोचेस को डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में, जिसके अंदर बेसिकली हमने फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच को पढ़ा था। लेकिन जब हम मॉडर्न अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि मॉडर्न अप्रोचेस उभर करके क्यों आई। क्या ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर कोई कमी थी? क्योंकि पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इन सब अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में। लेकिन फिर मॉडर्न अप्रोचेस डेवलप होकर आई, जैसे बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो ऐसा क्यों हुआ? मॉडर्न अप्रोचेस की जरूरत क्यों पड़ी? ये अप्रोचेस उभर करके क्यों आई? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कुछ फॉल्ट थे, कुछ कमियां थी। बिल्कुल, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कुछ कमियां रही होंगी, कुछ फॉल्ट रहे होंगे, तभी मॉडर्न अप्रोचेस उभर करके आई। वो क्या कमियां और फॉल्ट थी? सबसे पहली कमी तो ये थी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी वो अनसाइंटिफिक थी। मतलब हवा हवा में बातें की जाती थी, कोई साइंटिफिक बातें नहीं होती थी। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा समाज बन जाएगा, समाज के अंदर न्याय आ जाएगा, बराबरी हो जाएगी, एक अच्छी सरकार ऐसे होगी, एक अच्छा देश ऐसा होगा। बस हवा हवा में बातें की जाती थी, लेकिन साइंटिफिक बातें नहीं की जाती थी कि असलियत में ऐसा होगा या नहीं होगा। क्या असलियत में ऐसा हो रहा है कि भाई 10 साल बाद जो है ना वो हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो जाएगी? लेकिन क्या असलियत में गरीबी खत्म हुई? उसको इग्नोर कर दिया जाता था। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हुआ करती थी वो अनसाइंटिफिक हुआ करती थी, वो नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर हुआ करती थी। नॉर्मेटिव मतलब व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस किया जाता था कि क्या होना चाहिए, और व्हाट इज क्या हो रहा है उसको इग्नोर कर दिया जाता था। और फोकस किसके ऊपर किया जाता था? क्या होना चाहिए, एक अच्छा देश कैसा होगा, एक अच्छी सरकार कैसी होगी, एक अच्छा राष्ट्र कैसे होगा, एक अच्छा न्याय कैसे होगा, समाज के अंदर बराबरी कैसे आएगी, लिबर्टी कैसे, एक सोसाइटी के अंदर लिबर्टी कैसे आएगी, फ्रीडम कैसे आएगी, असलियत में फ्रीडम होती क्या है। उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था। व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस किया जाता था और व्हाट इज को इग्नोर कर दिया जाता था। तो अनसाइंटिफिक अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उसके अंदर। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मतलब 1945 के बाद स्कॉलर्स को ये लगा कि अब पॉलिटिकल साइंस को हमें साइंटिफिक और रियलिस्टिक तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। हमें अब प्रैक्टिकल तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहिए। The scholars felt the need to study politics in a scientific, realistic and practical manner. This gave birth to behavioralism, और इससे जन्म हुआ behavioralism का। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कुछ स्कॉलर्स को ऐसे लगा कि यार ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है ना बड़ी अनसाइंटिफिक हैं, बड़ी हवा हवा में बातें की जाती हैं। क्या होना चाहिए इसके ऊपर फोकस किया जाता है, नॉर्मेटिव है, वैल्यूज़ की बात की जाती है, सही क्या है, गलत क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो स्कॉलर्स को ये लगा कि हमें अब पॉलिटिकल साइंस को जो है वो साइंटिफिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से या फिर रियलिस्टिक तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए फिर एक नई अप्रोच उभर करके आती है, मॉडर्न अप्रोच, जिसका नाम था बिहेवियरलिज्म। अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अंदर क्या आता है, बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या है। मतलब यहां पे साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी तो बिहेवियरलिज्म के अंदर साइंटिफिक स्टडी होगी, है ना। यहां पे व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस किया जाता था, क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिहेवियरलिज्म के अंदर व्हाट इज के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्या हो रहा है,
साइंटिफिक चीज़ों, साइंटिफिक स्टडी होगी इसके अंदर। तो बिल्कुल वैसा ही है जब मैं बिहेवियरलिज्म की बात करता हूं, बिहेवियरलिज्म इज मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। ये एक मॉडर्न अप्रोच है और एक साइंटिफिक अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। मतलब यहां पे साइंटिफिक चीज़ों की बात की जाती है, डेटास की बात की जाती है, सर्वेस की बात की जाती है, डेटा सर्वे इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। व्हाट ऑट टू बी को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसको पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाता है और फोकस किसके ऊपर किया जाता है, व्हाट इज के ऊपर। व्हाट इज के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। उसी के साथ साथ इफ इट फोकस ऑन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ ओनली स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज एंड फिलोसफी। देखो बिहेवियरलिज्म के अंदर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है बिहेवियर, तो बेसिकली इस अप्रोच के अंदर जो एक इंसान का एक्चुअल बिहेवियर है कि एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, ग्रुप्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और फिलॉसफी की स्टडी नहीं की जाती है। ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा जाता था, लॉज को पढ़ा जाता था, फिलॉसफीज को पढ़ा जाता था। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच के अंदर क्या होता है, एक्चुअल बिहेवियर देखा जाता है एक इंसान का, कि एक इंसान का एक्चुअल बिहेवियर क्या है। मतलब पॉलिटिक्स में वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे वोट कर रहा है, वोट वो क्या सोच के कर रहा है, क्या जाति के नाम पे वो वोट कर रहा है, क्या मजहब के नाम पे वो वोट कर रहा है, क्या शराब के नाम पे वो वोट कर रहा है, क्या वो किसी दूसरी आइडेंटिटी के नाम पे वोट कर रहा है। तो बेसिकली एक इंसान का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, मतलब एक इंसान अभी एट प्रेजेंट, अभी के समय में कैसे बिहेव कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे वो वोट करता है, कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। मतलब असलियत में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज और फिलॉसफी को ही नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि एक्चुअल बिहेवियर भी देखा जाता है इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस का। जो मेन प्रोपोनेंट हैं बिहेवियरल अप्रोच के वो हैं डेविड ईस्टन। मतलब डेविड ईस्टन ने बिहेवियरल अप्रोच को दिया है, डेविड ईस्टन ने जो है वो बिहेवियरल अप्रोच का सपोर्ट किया और डेविड ईस्टन को हम इसका मेन प्रोपोनेंट कहते हैं। डेविड ईस्टन एक स्कॉलर थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच दी। जैसे कि डेविड ईस्टन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ फीचर्स दिए हैं बिहेवियरल अप्रोच के, 8 फीचर्स दिए हैं डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के। मतलब बिहेवियरल अप्रोच या फिर बिहेवियरलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसके 8 मेन फीचर्स हैं जो डेविड ईस्टन ने दिए हैं, जो कि आपको भूलने नहीं है। ये 8 के 8 फीचर्स आपको याद रखने हैं, इनको समझना है और एग्जाम्स में सारे फीचर्स लेके आने हैं। बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अंदर अगर आप 8 फीचर्स ऑफ डेविड ईस्टन नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी अप्रोच अधूरी रह जाएगी। वो 8 फीचर्स क्या है उनको अच्छे से समझ लीजिए और फिर उनको लिख के आ जाना एग्जाम्स के अंदर। तो बिहेवियरलिज्म के अंदर अगर 8 फीचर्स की मैं बात करूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है रेगुलरिटीज। रेगुलरिटीज मतलब पैटर्न्स इन पॉलिटिक्स। तो बेसिकली डेविड ईस्टन का ये कहना है कि यार पॉलिटिक्स में ना कुछ सडन पैटर्न्स होते हैं। मतलब पैटर्न्स मतलब ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट रैंडम, इट फॉलोज सडन पैटर्न एंड रेगुलरिटीज। मतलब जो इंसान का बिहेवियर है वो रैंडम नहीं है, वो कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता है या फिर कुछ रेगुलरिटीज को फॉलो करता है। अभी समझ नहीं आ रही है, समझाता हूं। जैसे कि पीपल यूजुअली वोट अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, रिलीजन, इनकम एंड आइडियोलॉजी। लोग जो हैं वो यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि अपनी जाति के आधार पे वोट करते हैं, मजहब के आधार पे वोट करते हैं, इनकम या विचारधारा के आधार पे वोट करते हैं और ये एक रेगुलर पैटर्न है। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, रेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं कि भाई यूपी के अंदर इलेक्शंस आ गई तो यूपी के अंदर यादव ज्यादा है तो जाति का फैक्टर काम करेगा, जात जो है वो कास्ट जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा इलेक्शंस के अंदर। मतलब लोग जाति के आधार पे वोट करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं लोग, समझ आ गई बात। एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं लोग, भेड़ चाल चलते हैं। जैसे चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस हुई तो लोगों ने क्या देख के वोट किया, जाति देख के वोट किया, मजहब देख के वोट किया, विचारधारा देख के वोट किया। तो ये एक पैटर्न था लोगों का, राइट। तो ये कहा गया कि
जो ह्यूमन बिहेवियर है वो रैंडम नहीं है। लोग यहाँ पे भेड़ चाल ही चलते हैं, एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। वो एक मजहब को देख के, जाति को देख के, इनकम को देख के, मतलब एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली वोट करते हैं लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर क्या है बिहेवियरिज्म के अंदर जो डेविड ईस्टन ने दिया है वो है रेगुलरिटीज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे के पूरे बोर्ड का और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके अगले फीचर्स हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म के जो डेविड ईस्टन ने दिए हैं। उसके बाद सेकंड फीचर जो डेविड ईस्टन ने दिया है बिहेवियरिज्म के अंदर वो है वेरिफिकेशन। सो जब वेरिफिकेशन की मैं बात करता हूं मतलब क्या, मतलब एविडेंस मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी थियरी आप दे रहे हैं, कोई भी बात आप कह रहे हैं, उसके पीछे आपको एविडेंस देना होगा। अगर कोई भी आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको एविडेंस देना होगा। जैसे कि अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, भगवान एग्जिस्ट करता है, ये मैंने क्लेम किया, अब इसके पीछे का एविडेंस मुझे देना पड़ेगा, मतलब उसका सबूत मुझे देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसके अंदर वेरिफिकेशन की जाती है, मतलब एवरी आइडिया और थियरी शुड बी टेस्टेड विद फैक्ट्स एंड एविडेंस, नॉट जस्ट इमेजिनेशन। अगर कोई भी थियरी या आइडिया अगर है तो उसको हमें फैक्ट्स और डेटा के साथ, एविडेंस के साथ टेस्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ हवा में बात नहीं करनी है कि ऐसा हो जाएगा, क्या सच में ऐसा होगा, उसको पूरा प्रॉपरली आपको सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, फैक्ट के साथ जो है वो टेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज यूथ आर मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, अगर कोई कहता है कि नौजवान जो हैं वो पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्रिय हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहेवियरिस्ट जो होंगे वो चेक करेंगे एक्चुअल डेटा, मतलब वो सर्वे स्टडीज वगैरह करेंगे, उसके बाद प्रॉपर डेटा चेक करेंगे और देखेंगे कितने % यूथ एक्टिव हैं, क्या सच में यूथ एक्टिव है पॉलिटिक्स में। तो कहना कि यूथ बड़ा एक्टिव है आजकल पॉलिटिक्स में, ये तो आम बात है ना, कह दिया मैंने, लेकिन कितने % यूथ एक्टिव है, एक्चुअल डेटा क्या है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो सेकंड इसके अंदर जो फीचर आता है जो डेविड ईस्टन ने दिया है बिहेवियरिज्म के अंदर वो है वेरिफिकेशन। थर्ड इसके अंदर आता है टेक्निक्स। टेक्निक्स मतलब मॉडर्न टूल्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है बिहेवियरिस्टों के द्वारा, मतलब बिहेवियरिज्म अप्रोच के अंदर या बिहेवियरिस्ट जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में वो अलग अलग टेक्निक्स और खास करके मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि साइंटिफिक टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्वेस वो कंडक्ट करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को पूछते हैं कि बताओ आपने इस बार किसको वोट दिया, इंटरव्यूज करते हैं वो अलग अलग जगह पे जाके, वोटिंग बिहेवियर देखते हैं कि लोगों ने किस चीज़ को देख के वोट किया है, जात को देख के वोट किया है या मजहब को देख के, एनालिसिस वगैरह किया जाता है। तो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस का या फिर टूल्स का, टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है बिहेवियरिस्टों के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में। ये थर्ड फीचर है। इसके बाद फोर्थ फीचर इसके अंदर आता है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब नंबर्स, परसेंटेज और डेटा का इस्तेमाल किया जाता है बिहेवियरिस्टों के द्वारा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बेग स्टेटमेंट नहीं है। बहुत सारे मतलब कितने, 60%, 50%, 70%, 80%, कितने। तो बेसिकली बिहेवियरिस्ट कभी भी बेग स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि बीजेपी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे डेटास, नंबर्स और परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल 65% वोटर सपोर्ट बीजेपी के, 65% लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, 30% लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं, 20% लोग आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली डेटा, फैक्ट्स, नंबर्स की बात की जा रही है, हवा में बातें नहीं की जाती हैं। उसके बाद वैल्यू न्यूट्रल स्टडी। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर वैल्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, सही क्या है, गलत क्या है, एक अच्छा समाज कैसे होगा, एक अच्छा लोकतंत्र कैसे होगा, गरीबी कैसे खत्म होगी, तो वहां पे वैल्यूज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बिहेवियरिस्टों के द्वारा बिहेवियरिज्म के अंदर वैल्यूज का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहां पे होती है वैल्यू न्यूट्रल स्टडी, मतलब कोई स्कोप नहीं है मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज के लिए। मतलब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, एक अच्छा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि अभी लोकतंत्र कैसा है इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे मॉरल्स, एथिक्स और वैल्यूज का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिक्स्थ इसके अंदर आता है सिस्टेमेटाइजेशन। तो बेसिकली सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी की जाती है बिहेवियरिज्म के अंदर पॉलिटिकल साइंस की। मतलब जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो बड़े सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। अगर आप कोई पॉलिटिकल बिहेवियर किसी का जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बड़ा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो बिहेवियर समझना है, जानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाँव में जा रहा हूँ और गाँव में मैं जाके वहाँ के लोगों का वोटिंग बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं ये
जानना चाहता हूं कि वहां के लोग क्या सोच के वोट देते हैं और इस बार उन्होंने क्या सोच के वोट दिया। क्या जाति, मजहब या फिर किसी और चीज के आधार पे उन्होंने वोट किया है। ये समझने के लिए, ये पॉलिटिकल बिहेवियर या वोटिंग बिहेवियर समझने के लिए मुझे एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके का इस्तेमाल करना है। मतलब सबसे पहले मैं वहां पे देखूंगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस गांव की, तो 1000 अगर लोग हैं वहां पे उस गांव में, उसके बाद उन लोगों को मैं क्लासिफाई करूंगा कि उसमें से 60 साल की उम्र के ऊपर के कितने आते हैं, 20 साल की उम्र के नीचे के कितने आते हैं, कितने ऐसे हैं जो वोटर्स हैं। उसके बाद मैं उनका कास्ट देखूंगा कि एससी कैटेगरी में कितने आते हैं, एसटी कैटेगरी में कितने आते हैं। फिर मैं उनकी इनकम देखूंगा कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, और उसके बाद मैं कंक्लूजन के ऊपर पहुंचूंगा। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूं, राइट। उसके बाद प्योर साइंस। अब जो बिहेवियरिस्ट लोग हैं, जो बिहेवियरिज्म अप्रोच के अंदर आते हैं, वो बेसिकली ना पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाना चाहते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो बेसिकली बिहेवियरिस्ट वांटेड पॉलिटिकल साइंस टू बी एज साइंटिफिक एज फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बड़ी साइंटिफिक हो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरह हो, और हवा में बातें ना की जाए। जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर जो है वही है, राइट। E इज इक्वल टू mc², मतलब परफेक्ट ऐसे ही होगा। ऊपर से सेब गिरेगा तो नीचे जाएगा, मतलब जाएगा, ग्रेविटी है। तो प्रॉपर रूल्स है, लॉज है प्रॉपर। इसी तरीके से ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह, बायोलॉजी की तरह प्योर साइंस होनी चाहिए, और यहाँ पे हवा में बातें नहीं की जानी चाहिए। फैक्ट्स, डेटा, साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद 8th इसके अंदर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है बिहेवियरिस्टों के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। मतलब ये कि बारोज मेथड्स एंड आइडियाज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स से भी मेथड्स और आइडियाज को बोरो किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए बिहेवियरिस्टों के द्वारा। मतलब जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनसे भी कई सारे मेथड्स और टूल्स या फिर अलग अलग आइडियाज जो है वो लिए जाते हैं, बोरो किए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको सर्वेस करने हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के कई सारे मेथड्स आप ड्राइव करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस के साथ। बाकी सब्जेक्ट से भी कई सारी चीजें बोरो की जाती हैं, उधार ली जाती हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। तो ये 8 फीचर्स हमारे पास आते हैं जो बिहेवियरिज्म के अंदर डेविड ईस्टन ने दिए हैं। मतलब इन 8 फीचर्स से हम पूरा का पूरा बिहेवियरिज्म अच्छे से समझ सकते हैं, और इन 8 फीचर्स को आपको याद भी रखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका एग्जाम अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहला फीचर क्या था? रेगुलरिटी, सेकंड वेरिफिकेशन, थर्ड टेक्निक्स, फोर्थ क्वांटिफिकेशन, फिफ्थ वैल्यू न्यूट्रल स्टडी, सिक्स्थ सिस्टमैटाइजेशन, 7th प्योर साइंस है, 8th इंटीग्रेशन। अगर आप एक्सप्लेन आगे नहीं भी कर पाओ तो ये एटलीस्ट मेन हेडिंग्स तो लिख के ही आ जाना, राइट। तो ये 8 फीचर्स हैं जो डेविड ईस्टन देते हैं बिहेवियरिज्म के अंदर। उसके बाद आइए अब हम देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच के या बिहेवियरिज्म के। सबसे पहला मेरिट तो ये है कि इसने पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक और रियलिस्टिक बनाया। पहले हवा में बातें की जाती थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अब रियलिटी की बात की गई, साइंटिफिक चीज़ों की बात की गई, इसको साइंटिफिक बनाया गया पॉलिटिकल साइंस को। दूसरा ये कि हेल्प्ड इन प्रेडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर लाइक ओपिनियन पोल्स बिफोर इलेक्शन। बिहेवियरिज्म के अंदर हमें ये मदद मिलती है कि यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आए होते हैं, लेकिन पहले से ही हमारे न्यूज़ चैनल बता देते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो बेसिकली ओपिनियन पोल्स जो जनरेट होते हैं इस देश में वो कैसे होते हैं? वो पॉलिटिकल बिहेवियरिस्ट लोगों के द्वारा ही ओपिनियन पोल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या दिए जाते हैं। तो बेसिकली अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया है। फॉर एग्जांपल 2024 में इलेक्शंस हुई, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो रिजल्ट अभी आने को बाकी था, उससे पहले ही बता दिया गया कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये जो पहले से ही अनुमान लगाया जाता है, ये कैसे लगाया जाता है? क्योंकि बिहेवियर जाना जाता है अलग अलग लोगों का, तो हमें पॉलिटिकल बिहेवियर प्रेडिक्शन यहाँ पे पता चलती है। इसके डीमेरिट्स क्या है? टू मच फोकस ऑन मैथड्स, डेटास, नंबर्स। इतना ज़्यादा फोकस मैथड्स के ऊपर, डेटास के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, मतलब तुमने हद से ज़्यादा सिर्फ वो डेटास और मैथड्स और नंबर्स की बात कर ली, और आपने जो वैल्यूज़ हैं जैसे जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनको इग्नोर कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि वैल्यू लेडन अप्रोच होगी, मतलब वैल्यूज़ का कोई यहाँ पे वैल्यूज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैथड्स, डेटा और नंबर्स के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कि आपको सर्वेस कराने हैं, डेटास आपको लाने हैं, सर्वेस करवाने हैं, आपको पूरे के पूरे जो है वो स्टैटिस्टिक्स का
इस्तेमाल इतना किया गया और पॉलिटिक्स को हमेशा जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ओवर डिपेंडेंस कर दी गई किसके ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इतने नंबर्स, डेटास और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया, जो कि पॉलिटिक्स हमेशा मेजरेबल नहीं होती है, हमेशा पॉलिटिक्स को मेजर नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये कुछ डिमेरिट्स हैं इसके। आइए अब समझते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच। सबसे पहले आप समझिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म उभर करके क्यों आई। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या है, मतलब बिहेवियरलिज्म के बाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब बिहेवियरलिज्म के बाद एक अप्रोच, एक मूवमेंट उभर करके आई जिसको हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहते हैं। तो बिहेवियरलिज्म के बाद एक मूवमेंट उभर करके आई, एक अप्रोच उभर करके आई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बिहेवियरलिज्म में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, इसलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म उभर करके आई। समझ आ रही है बात? क्योंकि बिहेवियरलिज्म के बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहेवियरलिज्म के बाद ये उभर करके आती है और बिहेवियरलिज्म के अंदर कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, इसलिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म उभर करके आती है। इसके फाउंडर कौन थे? डेविड ईस्टन थे। और बिहेवियरलिज्म के अंदर भी हम डेविड ईस्टन को पढ़ते हैं, उनके हमने वो अलग अलग जो फीचर्स उन्होंने दिए थे, 8 फीचर्स वो हमने पढ़े, जैसे रेगुलरिटीज़ है, क्वांटिफिकेशन है, वो अलग अलग फीचर्स, और इसके फाउंडर भी डेविड ईस्टन ही है। तो डेविड ईस्टन को खुद ये लग गया कि बिहेवियरलिज्म में कुछ कमियां हैं, मतलब डेविड ईस्टन ने खुद ये जाना, और क्योंकि जब क्रिटिसिज्म हुआ बिहेवियरलिज्म का तो इनको ये समझ आ गया कि बिहेवियरलिज्म के अंदर कुछ कमियां हैं, इसलिए उन्होंने उन कमियों को जो है वो दूर करने की कोशिश की और फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म उभर करके आया। जब मैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करता हूं, देखो बिहेवियरलिज्म के अंदर क्या कमियां थी यार, हमने पढ़ा ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंस की बात की जा रही है, साइंटिफिक डेटा, रिसर्च, एनालिसिस, क्वांटिफिकेशन, परसेंटेज, नंबर्स, मतलब ज़्यादा ही उसमें डेटा के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा ही साइंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा ही उसके अंदर रिसर्च के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्वांटिफिकेशन, नंबर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे नहीं लग गया कि मतलब एक इंसान कहीं एक रूम के अंदर बैठा हुआ है और सिर्फ वो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है, पूरी पॉलिटिकल साइंस को उसने साइंटिफिक बना दिया है, वो सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है, और जो असली में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बिहेवियरलिज्म के अंदर फोकस किया जाता था व्हाट इज के ऊपर, क्या है, चल क्या रहा है, अभी रियलिटी क्या है। तो मान लो अभी इस देश में गरीबी है, अब बिहेवियरलिज्म के अंदर ये बता दिया जाएगा कि इस देश में गरीबी है, और कितने परसेंट गरीबी है, तो बता दिया कि भाई आधी जनता जो है वो गरीब है, बता दिया। अब क्या, ये तो मुझे पता है कि इस देश में गरीबी है, और बिहेवियरलिज्म के अंदर उन पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया, बिहेवियरलिस्ट लोगों ने, कि भाई इस देश में आधी जनता गरीब है। लेकिन आगे क्या सल्यूशन है कोई आपके पास? इस गरीबी को कैसे खत्म किया जाएगा? आपके पास कोई सल्यूशन है नहीं। तो इसलिए वो एक कमी थी उसके अंदर। दूसरा, मैंने आपको बताया था बिहेवियरलिज्म के अंदर वैल्यूज को, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, वैल्यूज को कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता है। अब जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, बराबरी, ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और ये हमारे समाज के अंदर होनी चाहिए। हाउ कैन यू इग्नोर दीज इंपॉर्टेंट वैल्यूज? हाउ कैन यू इग्नोर द राइट्स? हाउ कैन यू इग्नोर द लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी? बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। तो वो एक प्रॉब्लम थी बिहेवियरलिज्म के अंदर के वैल्यूज को इग्नोर कर देना, इतना साइंटिफिक हो जाना, कोई सोल्यूशन ऑफर ना करना, सिर्फ व्हाट इज के ऊपर फोकस करना, इंपीरिकल मेथड अडॉप्ट करना, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना, और सल्यूशन ना बताना। इस देश में गरीबी है, इस देश में लोकतंत्र खराब है, लोग इलेक्शंस में वोट करते हैं जाति को देख के। आपने बता दिया कि भाई लोग जो हैं इस देश में जाति के नाम पे वोट कर रहे हैं, आपने बता दिया 20% लोग जाति के नाम पे वोट कर रहे हैं, बस। उसके बाद कोई सल्यूशन है आपके पास? कैसे इस जो कास्ट पॉलिटिक्स है इसको हम दूर कर सकते हैं? कैसे लोग जाति के नाम पे नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट करें? क्या आपके पास इसके लिए कोई सोल्यूशन है? नहीं। तो फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म इसलिए उभर करके आया। सो इन 1960s 1960 के दशक में जो है वो स्कॉलर्स ने बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट ओनली बी साइंटिफिक बट आल्सो रेलिवेंट टू सोसाइटी, कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ साइंटिफिक नहीं होनी चाहिए। भाई तुम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हो, डेटा की बात कर रहे हो, फैक्ट्स की बात कर रहे हो, फिगर्स की बात कर रहे हो, और तुम समाज के लिए रेलिवेंट नहीं रहे। मतलब सोसाइटी में तुमने बता दिया कि गरीबी है, तुमने बता दिया कि जात के नाम पर राजनीति हो रही है, तुमने बता दिया मजहब के नाम पर राजनीति हो रही है, तुमने बता दिया लोकतंत्र खराब है, तुमने बता दिया इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रही है, बट क्या समाज
समाज में तुम ये भी बता सकते हो कि ये सब खत्म कैसे किया जाए, एक अच्छा समाज कैसे बनाया जाएगा, सॉल्यूशन है आपके पास? नहीं। तो इसका मतलब बताने से क्या होगा, समाज के लिए तो आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया ना। जब आप सोल्यूशन दोगे तब आप रेलिवेंट रहोगे सोसाइटी के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइंटिफिक नहीं रहना है बल्कि समाज के भले के लिए, समाज के लिए कुछ रेलिवेंट भी करना है। पोस्ट बिहेवियरिज्म बेसिकली एक मूवमेंट थी जो कि ये कह रही थी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल साइंस साइंटिफिक तो होनी ही चाहिए, चलो साइंटिफिक होना अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमनली रेलिवेंट भी होनी चाहिए, मतलब समाज के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, लोगों के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, कुछ सॉल्यूशंस को भी ऑफर किया जाना चाहिए, वैल्यूज़ को पूरे तरीके से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। नॉलेज विदाउट सोशल पर्पस इज यूजलेस। इसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई आपके पास नॉलेज है, आपके पास डेटा है, फैक्ट है, साइंस है, आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो सोशल पर्पस के लिए यूजफुल नहीं है, मतलब समाज के लिए वो काम नहीं आ रहा है। आपने बता दिया इस देश में 50% जनता जो है वो गरीब है, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं क्यों गरीब है, और आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि गरीबी खत्म कैसे की जाएगी। इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एटसेट्रा। इसके अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनको इग्नोर नहीं किया जाता है। किसके अंदर? पोस्ट बिहेवियरिज्म के अंदर। तो आपको दोबारा से मैं समझा दूं, पोस्ट बिहेवियरिज्म बेसिकली एक रिएक्शन मूवमेंट थी बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट। बिहेवियरिज्म के अंदर कुछ कमियां थी जिनको दूर करने के लिए पोस्ट बिहेवियरिज्म का इमर्जेंस हुआ। डेविड ईस्टन ने ही पोस्ट बिहेवियरिज्म भी लाया। डेविड ईस्टन इज द फाउंडर ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म के अंदर भी हमें डेविड ईस्टन देखने को मिलते हैं। उन्होंने उसके अंदर 8 फीचर्स दिए हैं जो मैंने डिस्कस किए। डेविड ईस्टन ने उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने पोस्ट बिहेवियरिज्म को जो है वो इनोवेट किया, और उसके अंदर ये कहा गया कि हमें वैल्यूज को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है जो हम बिहेवियरिज्म के अंदर करते आ रहे थे। हमें इतना साइंटिफिक भी नहीं हो जाना है, इतना डेटा ओरिएंटेड भी नहीं हो जाना है कि हम व्हाट और टू बी के ऊपर फोकस ही ना करें, मतलब क्या होना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं बिहेवियरिज्म के अंदर कि गरीबी है इस देश में, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस गरीबी को दूर कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली वो सब कमियां दूर करने के लिए पोस्ट बिहेवियरिज्म का इमर्जेंस हुआ। अब इसके मेन फीचर्स क्या है पोस्ट बिहेवियरिज्म के? देखो, डेविड ईस्टन ने दोबारा से पोस्ट बिहेवियरिज्म के कुछ मेन फीचर्स दिए। सबसे पहले रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब पॉलिटिकल रिसर्च शुड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आप पॉलिटिकल रिसर्च जो कर रहे हैं, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, आप नंबर्स ला रहे हैं, सर्वेस करवा रहे हैं, आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, आप साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्वेश्चनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारे आप मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च आपकी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करी, उस रिसर्च से आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सिंपल सी बात, दोबारा से आपने कह दिया कि इतने प्रतिशत गरीबी है इस देश में, इतने लोग भूखमरी से मरते हैं इस देश में, लेकिन उस रिसर्च से आप सॉल्यूशंस भी तो दो इस देश को कि उस गरीबी को, उस भूखमरी को दूर कैसे किया जाता है। एक्शन ओरिएंटेड, नॉट ऑब्जर्व बट आल्सो सजेस्ट सॉल्यूशंस। सिर्फ समाज को ऑब्जर्व ही नहीं करना है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बल्कि सॉल्यूशंस भी देने हैं। वही एक बात, मतलब बिहेवियरिज्म के अंदर कहा जाता था कि हो क्या रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हो क्या रहा है ये मत देखो, जो हो रहा है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर भी फोकस किया जाए। वैल्यूज इंपॉर्टेंट, कैन नॉट इग्नोर जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी। ये जो जस्टिस है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। समाज में न्याय होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए समाज में, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में। चेंज फोकस्ड, इनकरेज सोशल चेंज एंड रिफॉर्म्स। इसके अंदर चेंज के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब समाज के अंदर अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसको बदला जाना चाहिए। समाज के अंदर अगर कुछ सही नहीं चल रहा है तो समाज को बदला जाना चाहिए। अगर गरीबी है तो गरीबी खत्म होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको बदला जाए ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। तो रिफॉर्म्स और चेंज के ऊपर फोकस किया जाता है। फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब एम एट बिल्डिंग अ बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम और बेटर पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब इसके अंदर ये कहा जाता है कि कैसे हम अच्छा समाज बना सकते हैं, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम बना सकते हैं, अच्छा लोकतंत्र बना सकते हैं, अच्छी फ्रीडम और इक्वालिटी लोगों को दे सकते हैं, कैसे हम समाज के अंदर गरीबी खत्म कर सकते हैं, समाज के अंदर हम कैसे जात पात की राजनीति खत्म कर सकते हैं, इलेक्शंस को कैसे मोर ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पोस्ट बिहेवियरिस्ट विल नॉट ओनली स्टडी वाई डू पीपल प्रोटेस्ट। एक पोस्ट बिहेवियरिस्ट सिर्फ ये नहीं पढ़ता है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, बल्कि बट आल्सो आस्क हाउ कैन पॉलिटिकल साइंस हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी सो दैट प्रोटेस्ट बिकम अननेसेसरी। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो एक पोस्ट बिहेवियरिस्ट होता है वो सिर्फ ये नहीं पढ़ता है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, बल्कि वो ये भी समझाने की कोशिश करता है और ये भी कहता है कि भाई कैसे समाज के अंदर
इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए ताकि प्रोटेस्ट कम हो सकें। अल्टीमेटली प्रोटेस्ट होते क्यों हैं? क्योंकि इनइक्वालिटी है समाज के अंदर। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग जो है वो किसी के साथ जो है वो धर्म के आधार पे या फिर जाति के आधार पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। मतलब इनइक्वालिटीज़ हैं समाज के अंदर। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, और ऊपर वाला नीचे वाले को दबा रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं समाज के अंदर। तो सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि भाई क्योंकि इनइक्वालिटी है समाज के अंदर इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जाएगा कि उस इनइक्वालिटी को खत्म कैसे किया जाए ताकि प्रोटेस्ट कम हो सकें। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफर किए जाते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं की जाती है। और पूरा का पूरा सार अगर मैं दोनों अप्रोचेस का आपको मैं बता दूं तो सिंपल सा ये है कि बिहेवियरलिज्म के अंदर समाज को ऑब्जर्व किया जाता है, समाज के अंदर अभी चल क्या रहा है, समाज के अंदर हो क्या रहा है, गरीबी है, भुखमरी है, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता है बल्कि सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। मतलब किस तरीके से वो जो गलत चल रहा है या समाज के अंदर अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अंदर आता है। आई होप इट इज अंडरस्टूडेबल टू यू गाइज। 1960s में इमर्जेंस हुआ पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। डेविड स्टिन्स के फाउंडर हैं। बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज इसने किया। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट उभर करके आई। इसके अंदर ये कहा गया कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज के लिए भी रेलिवेंट होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड्स का तो इस्तेमाल किया ही जाए लेकिन साथ ही साथ वैल्यूज़ को भी इग्नोर ना किया जाए। उसी के साथ साथ जो हमारी वैल्यूज़ है उनको इग्नोर ना किया जाए और साथ ही साथ व्हाट ऑट टू बी के ऊपर भी फोकस किया जाए। किसके ऊपर? व्हाट ऑट टू बी के ऊपर, क्या होना चाहिए, जो कि बिहेवियरलिज्म के अंदर बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। बिहेवियरलिज्म के अंदर फोकस किया जाता था व्हाट इज के ऊपर। अब आइए लास्ट में देखते हैं कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, कि इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले मेड पॉलिटिकल साइंस सोशली रिस्पॉन्सिबल। जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म था इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। मतलब समाज के प्रति पॉलिटिकल साइंस को जिम्मेदार बनाया गया कि भाई समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप सल्यूशन ऑफर करोगे, सोसाइटी को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, सोसाइटी के अंदर परफेक्शन कैसे हासिल की जाएगी, उसके ऊपर काम किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा समाज को बल्कि रेमेडीज़ और सल्यूशंस भी ऑफर किए जाएंगे। बैलेंस्ड साइंस विद वैल्यूज़ एंड एथिक्स। इसके अंदर साइंस की तो बात की ही गई, साइंटिफिक अप्रोच तो अडॉप्ट की, लेकिन उसी के साथ साथ वैल्यूज़ और एथिक्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया, उनको भी कंसिडरेशन में लिया गया। डीमेरिट्स क्या है? कभी कभी ना पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच जो है वो बड़ी आइडियलिस्टिक हो जाती है, मतलब प्रैक्टिकल रियलिटी से दूर हो जाती है। फॉर फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटी। तो कभी कभी ये जो असलियत है, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, उससे दूर हो जाती है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच और हवा में बातें की जाने लगती हैं। टू मच फोकस ऑन वैल्यूज़ मे रिड्यूस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। और इसके अंदर वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो टू मच फोकस जो है वैल्यूज़ के ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है, जस्टिस होना चाहिए, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम होनी चाहिए। उससे क्या होता है कभी कभी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो आपने इसको साइंटिफिक एंगल जो दिया था इस अप्रोच को, वो कभी कहीं ना कहीं हमें जो है वो साइडलाइन होते हुए दिखता है। तो इस तरीके से हम मॉडर्न अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको दोनों अप्रोचेस बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, good night, whatever it is.